नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2012 से लेकर 2019 तक के दौरान जो कुल 8 पेपर हुए हैं उन्हें हम सब्जेक्ट वाइज एक क्रम से देख रहे हैं। तो अभी तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और मिडविल हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में उन्हें देख लिया है। तो अभी तक अगर आपने इन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाइए, वहां पर आपको यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में ये सभी लेक्चर एक क्रम से लगाए गए हैं और आगे भी जो इस क्रम के लेक्चर आएंगे वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री और मिडविल हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए हमने एक डिटेल्ड टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होगा। अपने टेस्ट की क्वालिटी किस प्रकार की है ये बताने के लिए हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेमो पीडीएफ का लिंक दिया है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उस डेमो पीडीएफ को पढ़ करके उसकी क्वालिटी को जज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए तो ये जो दोनों नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं इन पे व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल के जरिए आप संपर्क करके इस पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं कि आपको इस टेस्ट से कैसे जुड़ना है। तो जैसा कि इस प्रश्न को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इस लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री से 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में जितने प्रश्न आए हैं उन्हें हम देखेंगे। तो हम आपको बताते हुए भी चलते हैं कि अब 12 के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, ताकि आप एक चीज़ ये समझ लें कि एक वर्ष में एक सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो कितने पूछे जा रहे हैं, कम पूछे जा रहे हैं तो कितने पूछे जा रहे हैं, उनका एवरेज कितना है और प्रश्नों की क्वालिटी समय के साथ कैसे बदल रही है। यानी 12 में टफ पूछे जा रहे थे कि आसान, या 14 में ज़्यादा टफ था, आसान था, क्या था। इस तरीके से कई एनालिसिस इसके साथ आपकी होती चलेगी। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 हड़प्पा स्थल है और सूची 2 उनकी स्थिति यानी कहां वो अवस्थित है। तो मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। देखिए, यूपी पीसीएस की अगर बात करें तो यूपी पीसीएस में जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं सुमेलन करने वाले, मैचिंग करने वाले, तो इसमें प्रश्न भले ही आपको कठिन दिखे लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें देखने में तो ये बहुत भारी भरकम लगता है लेकिन इसमें कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाती है कि ये चीज आपको आता है या नहीं। ये पूरा जब हम कंप्लीट करेंगे, करीब 45 क्वेश्चन इसमें है इस लेक्चर में, तो आपको मैं कई जगह इस चीज को करके दिखाऊंगा। अब इस प्रश्न पे ही आप देखिए। अब देखिए, अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो ये राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है, यही केवल मुझे पता है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, केवल यही मुझे पता है। इसका मतलब है कि मुझे ये पता है कि ये जो D है इसका 2 होगा, D का 2 होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें D में तो 2 हमें केवल C में मिल रहा है। आप देख लीजिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हमें D का 2 कहां मिल रहा है? केवल C में मिल रहा है। आप देखिए, केवल C में मिल रहा है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, केवल इतना जानने से ही मैं इस प्रश्न को क्रैक कर चुका हूं। तो D का 2 केवल कहां है? हरियाणा में है। तो अब उत्तर देख लीजिए, A का 3 यानी मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद B का
4 है यानी दायमाबाद महाराष्ट्र, और उसके बाद सी का 1 है कालीबंगा राजस्थान। तो ये हमारा, तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा है सी। और हमें क्या पता था, केवल पता यह था कि राखीगढ़ी हरियाणा में। तो आप देखिए बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। ए बी सी डी, जल्दी से बताइए, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो बोधगया इसका उत्तर है। यही बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। अब आपसे प्रश्न पूछना है, खासकर जो लोग बिहार से हैं, कि क्या निरंजना फल्गु नदी की सहायक नदी है या फिर फल्गु नदी का ही नाम निरंजना नदी है। और ये तो हमने बौद्ध पवित्र स्थल देख लिए, और हिंदुओं से जुड़ी हुई एक बड़ी मान्यता है, हिंदुओं की काफी भीड़ यहां पर लगती है। इस नदी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। तो 6 वर्ष अन्न जल का त्याग करके तपस्या महात्मा बुद्ध ने किया। 35 वर्ष की उम्र में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। उत्तर इसका है ए, बोध गया। अगला, अशोक का समकालीन तुरमय कहां का राजा था? अशोक का समकालीन तुरमय कहां का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मेसिडोनिया, सीरिया। सीधे सीधे फैक्ट है। तो कहां का राजा था? और इसका उत्तर है ए, मिस्र का राजा था। तो 3 का उत्तर है ए। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कपूरी मंजर, हर्ष, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त और सौंदरानंद अश्वघोष। ए बी सी डी। तो एक तरफ तो रचना और दूसरी तरफ रचनाकार को पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। कपूर मंजरी जो है वो राजशेखर की रचना है। कपूर मंजरी राजशेखर की रचना है, ये हर्ष की रचना नहीं है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये हर्ष की रचना है। तो चौथे का उत्तर होगा ए। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ है वैदिक नदियां और दूसरी तरफ है उनके आधुनिक नाम। यहां भी हम वही प्रयोग करेंगे जो हमने इस लेक्चर के शुरुआत में पहले ही प्रश्न में किया। अब ये हम देखें तो बहुत मुश्किल है। अब एक तरफ वैदिक नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम क्या हैं, ये जो है पूछा जा रहा है। मुझे जहां तक याद है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, उसमें ये कि सदा नीरा गंडक है। सदा नीरा क्या है? गंडक है। बार बार इसका जिक्र इन और सबसे ज्यादा सदा नीरा का जिक्र होता है। प्रश्न भी सदा नीरा, इनमें से सदा नीरा किसे कहा जाता है? तो ऐसे प्रश्न भी ज्यादा मुझे याद है। इसका क्या मतलब है? ये बार बार रिपीट हुआ है तथ्य, बार बार प्रश्नों में अलग अलग एग्जामों में इसे पूछा गया है और सबसे ज्यादा सदा नीरा से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो सदा नीरा मुझे याद है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो अगर सी का 1 है, अगर सी का 1 है तो फिर हम यहां आ जाए। फिर अब कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि पहले तो ऑप्शन में ये देखिए कि कौन सा एक है इसमें से ऑप्शन जो आपको 100% आता है, आप एकदम श्योर हैं कि ये तो होगा ही होगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि सदा नीरा गंडक है 100%। तो अब सीधे यहां आ जाइए, प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब सदा नीरा अगर गंडक है, इसका मतलब सी का 1 होगा। और सी का 1 अगर हम खोजते हैं तो ए में हमको नहीं मिला, फिर हम सी में आते हैं, यहां भी नहीं मिला, फिर हम डी में आते हैं, यहां भी नहीं मिला। तो केवल मिला कहां? बी में मिला।
और इसलिए बी हमारा उत्तर है। सी का 1 केवल बी में है और इसलिए बी हमारा उत्तर है। तो सदा नीरा गंडक है और ये बार बार पूछा जाता है, तो बी हमारा उत्तर है। और अब इसके बाद हम जो है मैचिंग कर सकते हैं। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर होगा, पांचवें का बी। इस तरीके से दिमाग का प्रयोग हमें करना है। जो लोग अभी एकदम नए तैयारी में आए हैं उनके लिए मैं इस बात पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। अगला, पुड्रवर्धन भूति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। तो देखिए, जो गुप्त साम्राज्य था उसे भूतियों में जो है डिवाइड किया गया था, और जो इन भूति के प्रबंधक होते थे, प्रशासक होते थे, उन्हें उपरिक कहा जाता था। और जो लोग मजबूत हो गए, बाद में शक्तिशाली हो गए, तो उन्हें कहा जाने लगा उपरिक महाराज। तो इसी तरीके से पुड्रवर्धन भूति में क्या स्थित था, यह पूछा जा रहा है, और इसका उत्तर है ए। तो पूरा उत्तरी बंगाल में ये जो है विस्तृत था। ठीक है, तो 6 का ए। अगला, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य, बहुत मजबूत साम्राज्य, जो कि श्रीलंका और दूर जावा, सुमात्रा, आज इंडोनेशिया, हिंद चीन, और ये पूरा जो इलाका है उससे जो है कर ये वसूल करते थे। वो लोग करद राजा थे। तो ए का उत्तर है कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम, तो 7वें का उत्तर है कुलोतुंग प्रथम। अगला, तो देखें हम 2012 में तो एंशिएंट हिस्ट्री से 7 प्रश्न पूछे गए, बहुत अधिक प्रश्न 2012 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो अलवार संतों से बहुत तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पोय गई, तिरु ज्ञान, पुडम, तिरुमंगई, ए बी सी डी। अब यहां एक जो है प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि कुल मिलाकर के अगर अच्छी तैयारी हो तो एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री में कितने प्रश्न जो है सही किए जा सकते हैं अगर 10 प्रश्न पूछा गया हो तो निश्चित रूप से अगर 5-6 जो कर दे वो बहुत अच्छा हो गया। सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी नेशनल मूवमेंट। यहां अगर 10 प्रश्न पूछा जा रहा है तो 8-9 भी सही किया जा सकता है, लेकिन एंशिएंट और मिडिवल में अगर 10 में से 6 आपने कर दिया तो वेरी गुड। ठीक है, और उसी तरीके से ये प्रश्न जो है दिख रहा है कि मतलब किस प्रकार से, तो इसका उत्तर है बी, तिरुज्ञान। ठीक है, 8वें का हमारा उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं, मुश्किल प्रश्न था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। गौतम बुद्ध से और बुद्ध धर्म से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे में गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो फैक्ट है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो फैक्ट है, और ये रिपीटेटिव हैं, ये सब रिपीट होके पूछे जाते हैं, ये याद रहने चाहिए। ठीक है, अगला, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय और ऊसर भूमि। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य जो है भूमि से था,
और जो इस विभाग का अध्यक्ष होता था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो ये इसका उत्तर है 10वें का, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 10 का उत्तर है सी। अगला, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अर्थवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। ए बी सी डी, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो ऋग्वेद के कुल 10 मंडलों में से ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका जो है उल्लेख किया गया है और ये भगवान सूर्य देव को समर्पित है गायत्री मंत्र। आगे बढ़ते हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न होकर के। ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। तो शिव की जो दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है, ये आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न है, उन्हें एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। उन्हें यही जो है शिव की दक्षिणा मूर्ति है, ये इन्हें जो है एक शिक्षक के रूप में, और इसीलिए इन्हें गुरुओं का गुरु कहा गया है भगवान शिव को। तो यही है, मैंने कहा कि आपके रेफरेंस के लिए हो। तो यहां पर जो है भगवान शिव एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोक्वो की, इनतु, सीयू की, सिकिया पोनो। तो ए बी सी डी, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो प्राचीन भारत में फायान, ह्वेनसांग आदि बहुत सारे चीनी यात्री आए और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे और उन वृत्तांतों में उन्होंने भारत को इनतू के नाम से संबोधित किया है। तो 13 का हमारा उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं, 14 पे आते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन और 121 ईस्वी सन। ए बी सी डी। तो इसका हमारा जो उत्तर है वो 81 ईस्वी सन है। आगे बढ़ते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? यानी बिना बेगार मजदूरी नहीं, सबको पैसा दे करके काम कराया, ये बात। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्र दामन प्रथम। तो इसका उत्तर है यही डी। तो 15 का हमारा जो उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो केवल 3 प्रश्न हमें दिख रहे हैं 14 में। ठीक है, 14 में 3 प्रश्न हमें दिख रहे हैं। अब आ गए हम 15 पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब फिर से वही सुमेलन वाला मामला आ गया। फिर से हम जो है प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे याद है, इसका मतलब है कि वो प्रचलित फैक्ट है, जिसे कुछ भी नहीं याद है उसे भी ये याद है, ये कहने का मतलब है मेरे। ठीक है, अब इसमें से देखिए कि सबसे आसान आपको कौन सा लग रहा है। अब एक तरफ तो सम्राट है और दूसरी तरफ उनका विरुद्ध है, उनको और किस नाम से संबोधित किया जा रहा था। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो सबसे आसान, आप सोचिए, जिसे कुछ भी नहीं पता होगा उसे क्या पता हो सकता है इसमें से? तो जिसे कुछ भी नहीं पता होगा उसे यह पता होगा कि अशोक को प्रियदर्शनी या फिर देवनाम प्रिय कहते थे, ये कहते थे। तो अगर ए का 2 है, ये हमको पता है और कुछ नहीं पता है, ए का 2 हमें पता है, तो ए का 2 ए में नहीं है, ए का 2 बी में नहीं है, ए का 2 डी में नहीं है, कहां है? सी में। देखिए उत्तर आ गया।
सबसे आसान फैक्ट जो कोई जानेगा वो यही है कि अशोक प्रियदर्शन या देवनामप्रिय, और उत्तर आ गया सी। 16 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अब आप इसको मैच कर लीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? नियाकर्स, आनेसिक्रिटिस, डाइमेकस और अरिस्टोब्यूलस। ए बी सी डी, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो ये सी को छोड़कर, डाइमेकस को छोड़ करके, जो सीरिया का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था, उसको छोड़ करके बाकी सभी सिकंदर के साथ आए थे। तो 17 का उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ वेन सियांग, द नेचुरल हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फिलिपिकल, द हिस्ट्रीज। ठीक है, तो 18 का जल्दी से बताइए। यह एक मुश्किल प्रश्न है और इसका उत्तर है बी, द नेचुरल हिस्ट्री। टालमी में ने नहीं लिखी है, पीलनी ने लिखी है। ठीक है, टालमी ने इसे नहीं लिखा है। तो 18 का बी। आगे बढ़ते हैं। सर्ग, अब ये मुश्किल प्रश्न है, बेहद मुश्किल प्रश्न है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। ए बी सी डी। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बात क्या हो रही है। तो सर्ग का जो अर्थ है वो है सृष्टि, प्रतिसर्ग का जो है वो है प्रलय और पुनर्जन्म, वंश का अर्थ है देवता या ऋषियों की सूची, मनवंतर का अर्थ है 14 मनु के काल, और वंशानुचरित्र का मामला है सूर्य चंद्र वंशीय चरित्र की। ठीक है, तो इसका उल्लेख कहां मिलता है? और उसका उल्लेख मिलता है पुराणों में। तो 19 का हमारा जो उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? ए बी सी डी। राज्य का सप्तांग सिद्धांत पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए जो है इसका उत्तर क्या होगा? स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, दंड, मित्र। तो इसका उत्तर होगा मित्र, सी। ये जनपद, दुर्ग, कोष, ये सब राज्य के साप्तांग सिद्धांत हैं। तो 20 का उत्तर हमारा होगा सी। अगला, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो गाय को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और इसे अघन्या कहा जाता था। आर्यों की जो आर्थिक स्थिति का आधार गाय थी और इसी के लिए युद्ध भी होता था उस समय। तो गाय को बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। अगला, निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दांती दुर्ग, हर्ष। ए बी सी डी, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दांती दुर्ग और हर्ष में से राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दांती दुर्ग ने हिरण्य गर्भ यानी कि महादान का यज्ञ संपन्न करवाया था उज्जैनी में। ठीक है, अगला, तो 2015 के प्रश्न समाप्त हुए, काफी कम प्रश्न थे। 16 में हम लोग आ गए। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रुमन देई स्तंभलेख द्वारा, वेन सांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। ए बी सी डी। तो अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया
अशोक ने। अब पूरी कहानी है, इसकी जानकारी हमें मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख द्वारा। तो 23 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नाहर से, दमदमा से, महदहा से, लखनाज से। तो 24 का उत्तर बताइए। तो ये जो दमदमा है, ये मध्य पाषाणिक पूरा स्थल है और ये स्थित है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। 1982 से 1987 के दौरान यहाँ पर खुदाई हुई और यहाँ कुल 41 मानव समाधान मिले हैं, जिसमें से 35 में एक एक व्यक्तियों की कब्र है, 5 में 2-2 व्यक्ति एक साथ लेट गए हैं और एक जो कब्र है उसमें 3 व्यक्ति लेटे हुए हैं। तो इसका उत्तर दमदमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी थी? समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, गौतमी पुत्र सातकर्णी की। ए बी सी डी में बताइए। हरिकेशन ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है उसमें समुद्रगुप्त को पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि दी गई है। अगला, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन थे? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। ए बी सी डी। तो इसका उत्तर है धर्मपाल। 26 का हमारा उत्तर है सी, धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलालेख से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना कार्ड, घघरिया, बगही खोर, लेखहिया। ए बी सी डी। तो ये कानपुर में स्थित है लेखहिया। ठीक है, यहां से 17 मानव कंकाल मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। 2016 के भी प्रश्न समाप्त हो गए, अब आ गए हम लोग 17 पर। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। देख लीजिए, पूछे पीछे हमने बात की, पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो निश्चित रूप से गाय के लिए प्रयोग हुआ। तो 28 का हमारा जो उत्तर होगा वो सी होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, अलोरा, कन्हेरी, कार्ले। ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर है कन्हेरी। बंबई के बोरीवली में के करीब में ही ये कन्हेरी स्थित है और यहाँ पर कन्हेरी की गुफाएं कहा जाता है। यहाँ पर एक ही पत्थर को काट करके 109 गुफाएं बनाई गई हैं और यहीं पर गौतम बुद्ध की अलग अलग आकृतियां बनी हैं। तो वहीं पर 11 सिरों के बोधिसत्व का जो है अंकन है। तो इसका उत्तर कन्हेरी है 29 का। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक तथा दोनों सही है, न तो एक सही है और न ही 2 सही है। अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर में तो आंख बंद करके भगवान का नाम लेकर के ही ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, तो सी इसका उत्तर है, एक तथा दोनों सही हैं। तो 30 का उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तीर्थंकर प्रतिमा लक्षण। आदिनाथ वृषभ, मलिकानाथ अश्व, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ जल कलश। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि एक प्रयास अगर हम करें कि हम जैसे जानते हैं कि आदिनाथ जो है वो वृषभ है। ठीक है, मान लीजिए अगर जानते हैं तो देखिए ये प्रयास से क्या हुआ, सी चला गया और डी चला गया, लेकिन ए बी है। यहाँ एग्जैक्ट उत्तर रहेगा
तभी जो है हम इसे कर पाएंगे। तो कहीं कहीं जो गणित मैं बता रहा हूं वो फेल भी हो जाता है, लेकिन कम से कम इतना सफल होता है कि 2 ऑप्शन को उड़ा दे। तो 4 से भले 2, तो अगर वो 2 कर दे तो फिर भी दिमाग इस पे लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर ए है। ठीक है, तो 31 का उत्तर ए है। आगे बढ़ते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं। अब इस तरह का स्टेटमेंट अगर यूपी पीसीएस में दे तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट, बहुत टफ स्टेटमेंट उसमें डाले तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिमाग को स्थिर रखना है और क्या करना है, बस करना आपको इतना है कि आपको जो है ध्यान से उसे पढ़ना। एक कोई सामान्य फैक्ट जो है गलत होगा और वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं और यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो इसमें से डी जो है सही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अभिलेख मौर्य साम्राज्य के हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, तो 32 का हमारा उत्तर डी है। अगला, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। ए बी सी डी। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो इसका उत्तर है बी, राजस्थान में। ये जयपुर और भरतपुर वाला जो इलाका था वहां पर था ये, और विराटनगर इसकी राजधानी थी। अब आते हैं 34 नंबर पे। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, एक तरफ सूची है 1 है और एक तरफ सूची 2 है, सुमेलन करना है। अब आप बताइए कि सबसे जाना पहचाना फैक्ट इसमें से क्या लग रहा है आपको, उसी के आधार पे हम देखते हैं। मुझे यह लगता है कि गांधार कला कुसाड़ ये सबसे आसान फैक्ट है जो सभी को याद होगा। गांधार कला कुसाड़ 3, ए का 3, या फिर एक इसमें से और है जिसका भी बहुत जिक्र होता है, मिलिंद पन्हो मिनेंडर। ये 2 सबसे आसान मुझे लग रहा है, इसमें आप समझ लीजिए। तो अगर गांधार कला कुसाण है यानी ए का 3 है तो ए गया, बी गया, डी गया और सी इसका उत्तर है। अगर आपको यह पता है कि गांधार कला कुषाणों से संबंधित है तो आपने इसका उत्तर निकाल लिया, और इसका उत्तर क्या निकाला? सी निकाला। अब दूसरा करते हैं कि दूसरा आसान क्या है कि अगर हम ये जानते हैं कि मिलिंद पन्हो मिनेंडर है यानी सी का 1 है, तो फिर से हम देखते हैं सी का 1 अगर हमें देखना होगा तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है होते हैं। तो 34 का हमारा उत्तर होगा सी, गांधार कला कुषाण, ए का 3 यानी सी उत्तर। अगला, तो ये 2017 के भी प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम आ गए 2018 के प्रश्नों पे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख और हाथी गुम्बा लेख। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा सी, अयोध्या लेख से इसकी जानकारी मिलती है और इसके संपन्नकर्ता पतंजलि थे इस यज्ञ के। अगला, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेमी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, नाटक। ए बी सी डी। तो इसका उत्तर होगा ए, शुक्ल यजुर्वेद को
वाजसैनी संहिता भी कहते हैं। ठीक है, तो 36 का ए। अगला, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अगर ये पहली बार प्रश्न बनाया जाए, पहले किसी परीक्षा में ये प्रश्न न पूछा गया हो, तो ये प्रश्न कितना मुश्किल हो सकता है। आप प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, आप बताइए। बृहदीश्वर मंदिर, गंगकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, सप्त पैगोड़ा। अब एक ट्रिक आपके पास हो, अगर आप ये जान रहे हो कि ये सप्त पैगोड़ा, महाबलीपुरम, बृहदेश्वर से नया गंगकोंड चोलपुरम मंदिर था जिसे राजेंद्र ने बनवाया था, चोल ने, 1025 ईस्वी में, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सबसे लास्ट में होगा। सबसे लास्ट में बना है, सबसे बाद में बना है। अगर आपको ये पता होगा तो आप ये उत्तर निकाल लेंगे, डी। और नहीं पता होगा तो ये प्रश्न बहुत मुश्किल है। अगला, हाथी गुम्बा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। इसका उत्तर है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, और इसका उत्तर है खारवेल। 38 का उत्तर हमारा है खारवेल। ये कलिंग का शासक था खारवेल। और ये जो हाथी गुम्बा है ये कहां पर है? तो ये भुवनेश्वर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। अगला, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ओदे, बोरी, बागौर, लखनिया। ओदे, बोरी, बागौर, लखनिया। इसका उत्तर जल्दी से बताइए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर, ये दो जगह जो है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से 39 का उत्तर होगा सी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। बहुत मुश्किल प्रश्न है, बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न है। ठीक है, कहीं से कोई ट्रिक नहीं मिल रहा है। अगर शासक का नाम न लिख करके राजवंश का नाम लिखा होता तो दिमाग लग सकता था। ठीक है, तो इसका उत्तर सी है। 40 का हमारा उत्तर है सी। ठीक है, तो ए का 3 है यानी धनंजय कुस्तलपुर, बी का 1 है यानी नीलराज अवमुक्त, सी का 4 है यानी उग्रसेन पालक्का, और डी का 2 है विष्णु गोपा अवमुक्त, सॉरी कांची। अगला, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नानदेशी, मणिग्राम। तो दक्षिण भारत में विदेश व्यापार से संबंधित थी नाना देशी। तो 2018 के भी प्रश्न समाप्त हो गए। 2019 में मेडविल हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न आ गए थे, इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत कम प्रश्न आए। देखते हैं, और इसमें भी वही बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 राजवंश और सूची 2 राजधानी। पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय, वारंगल, कांची, मदुरा, देवगिरी। इसमें से सबसे आसान फैक्ट क्या है, बार बार जो हम सुनते हैं? पांड्य मदुरा। पांड्य मदुरा सबसे ज्यादा जाना पहचाना है मेरे हिसाब से। आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो बी का 3, अगर बी का 3 है तो बी का 3 न तो डी में है, न तो सी में है, न तो ए में है। कहां है? बी का 3 बी में है। तो इसका उत्तर आ गया। वैसे तो ये प्रश्न आसान था, इसमें से काफी ज्यादा चीजें जो है आ रही हैं। यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल और पल्लव बचे, तो इनको कांची। ठीक है, बी में से देख लेते हैं। ए का 2 यानी पल्लव कांची, बी का 3 यानी पांड्य मदुरा, सी का 4 यानी यादव देवगिरी,
और डी का 1 यानी काकतीय वरांगल। ठीक है, देख लीजिए आप, एक एक फैक्ट पर उत्तर निकल रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं। हमने सबसे आसान ही फैक्ट को इसमें से उठाया कि नहीं उठाया। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनु देवी, भीमाशंकर, ABCD। तो ये मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। इसे मिनी खजुराहो के भी नाम से जाना जाता है। अगला, तो ये प्रश्न आ गया नाथ संप्रदाय से। योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ जी और उनके शिष्य गोरखनाथ जी। दोनों लोगों ने मिलकर के इस हठ योग परंपरा की नींव डाली हुई थी। उसी श्रृंखला का मठ गोरखपुर में है गोरक्षनाथ के नाम से, और उसी मठ के मठाधीश योगी जी महाराज हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसमें से दोनों सही है, सी का 1 और 2 दोनों। तो 44 का 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो 44 का हमारा उत्तर होगा सी। तो इस प्रकार से पिछले 8 वर्ष में एंशिएंट हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए थे, यानी 8 पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन्हें एक क्रम से हमने देखा है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।